हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रवक्ता इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, उस पेपर की तैयारी आज से हमारी क्लास रेगुलर आपको देखने को मिलने वाली है। तो आज हमारी प्रवक्ता अर्थशास्त्र की ये जो प्रैक्टिस क्लास है, ये पहली क्लास रहेगी और ये क्लास अब आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों, क्योंकि आपके प्रवक्ता की तैयारी के लिए प्रवक्ता इकोनॉमिक्स की तैयारी की क्लास आज से आपको रेगुलर यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को विकल्पों के बीच चुनाव का विज्ञान कहा है? तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स को विकल्पों के बीच चुनाव का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, लाइनस रॉबिन्स या जे.आर. हिक्स या पॉल सैमुएल्सन। तो दोस्तों, ये जो विकल्पों के बीच चुनाव का विज्ञान जो अर्थशास्त्र को माना गया है, ये माना गया है लाइनस रॉबिन्स के द्वारा। लाइनस रॉबिन्स ने दोस्तों अर्थशास्त्र को विकल्पों के बीच चुनाव का विज्ञान कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, उदासीनता वक्र का उत्तल होना किस सिद्धांत का परिणाम है? तो दोस्तों, जो उदासीनता वक्र है ये कॉन्वेक्स होता है। इसका कॉन्वेक्स होना किस सिद्धांत का परिणाम है? तो दोस्तों, यहाँ पर चार नियम दिए गए हैं, जैसे कुल उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या सीमांत प्रतिस्थापन दर के ह्रास नियम, या सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो दोस्तों, जो उदासीनता वक्र के उत्तल होने की बात कही गई है, वो किसके अंदर कही गई है? ये कही गई है दोस्तों सीमांत प्रतिस्थापन दर के ह्रास नियम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वस्तु की मांग का मूल्य लोच 1 से अधिक है, तो उस मांग को क्या कहा जाएगा? तो यदि किसी वस्तु की मांग का लोच अगर 1 से अधिक है, तो उस मांग को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है बेलोचदार मांग, या पूर्ण बेलोचदार मांग, या बेलोचदार या लोचदार मांग, या एकक लोचदार मांग। तो दोस्तों, यदि किसी वस्तु की मांग का लोच 1 से अधिक हो, तो उस मांग को क्या कहा जाएगा? तो उस मांग को कहा जाता है दोस्तों लोचदार मांग को उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर उसका मूल्य लोच 1 से अधिक है, तो उसको हम लोचदार मांग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, गिफेन वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किन वस्तु को गिफेन वस्तु कहा जाता है? जैसे आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, या कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ सकती है, या जिन वस्तु की मांग सदैव स्थिर रहती है, यह विलासिता की वस्तु होती है। तो दोस्तों, अगर हम गिफेन वस्तु के संबंध में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो गिफेन वस्तुएं वो होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ सकती है। अगर इनकी कीमत भी बढ़ जाती है, तो तब भी इनकी मांग अगर बढ़ते रहे, तो ऐसी वस्तु को हम गिफेन वस्तुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में अगर आपको सब्जी लेनी है और सब्जी में आलू की बात करें, तो वो गिफेन वस्तु है, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने पर भी उसको लोगों ने खरीदना ही है। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ने पर भी जिसकी मांग बढ़ती है, ऐसे गिफन वस्तु के बारे में यही बात कही जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सम लागत रेखा यानी कि आइसो कॉस्ट लाइन किसे प्रदर्शित करती है? तो सम लागत रेखा जो है वो किसे प्रदर्शित करती है? आइसो कॉस्ट लाइन किसे प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है समान उत्पादन, समान उपयोगिता, समान कुल लागत, या समान लाभ। तो जो सम लागत रेखा होती है दोस्तों, वो किसे प्रदर्शित करती है? वो प्रदर्शित करती है समान कुल लागत को। किसको? समान कुल लागत को प्रदर्शित करती है सम लागत रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात का नियम मुख्यतः किस अवधि में लागू होता है? तो उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात का नियम मुख्यतः किस अवधि में लागू होता है? ऑप्शन है अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, या अति दीर्घकाल। तो उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है वो मुख्यतः जो लागू होता है दोस्तों,
वो लागू होता है अल्पकाल के अंतर्गत। तो अल्पकाल में लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम लागू होता है वो लगता है अल्पकाल के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। पैमाने के प्रतिफल यानी कि जिसको रिटर्न ऑफ टू स्केल कहते हैं का अध्ययन किस अवधि में किया जाता है। तो पैमाने का जो प्रतिफल है दोस्तों, इसका स्टडी जो है किस अवधि में किया जाता है। ऑप्शन है बाजार अवधि, अल्पकाल, दीर्घकाल या अति अल्पकाल। तो दोस्तों पैमाने के प्रतिफल का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है दीर्घकाल के अंतर्गत। तो दीर्घकाल में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो कौन सी स्थिति ऐसी है जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है जैसे अनेक क्रेता और विक्रेता, उत्पाद में भिन्नता, या स्वतंत्र प्रवेश एवं निर्गमन, या पूर्ण जानकारी। तो दोस्तों जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता जो नहीं है उसके बारे में कहा गया है कि अगर हम बात करें दोस्तों उत्पादन में अगर भिन्नता रहेगी तो पूर्ण प्रतियोगिता ये नहीं होएगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता कब होती है, जब अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं तब पूर्ण प्रतियोगिता होती है। दूसरा, जब स्वतंत्र प्रवेश एवं निर्गमन होता है तब भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है। अगर पूर्ण जानकारी हो तब भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है। लेकिन उत्पादन में भिन्नता के ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एकाधिकार में औसत आय यानी कि AR और सीमांत आय का संबंध क्या होता है। तो एकाधिकार में जो औसत आय है और सीमांत आय का संबंध क्या होता है दोस्तों। तो इसमें अगर बता दें तो दोस्तों आपको जो है सीमांत आय जो होती है वो लेस देन होती है औसत आय से। तो सीमांत आय जो है वो लेस देन है औसत आय से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा। तो ये जो AR होता है दोस्तों, वो AR क्या होता है, वो ग्रेटर होता है MR से। ठीक है, तो MR जो है हमेशा क्या होता है, कम होता है। औसत आय के कंपेयर में सीमांत आय जो है क्या होती है, लेस होती है दोस्तों। तो MR इज लेस देन AR। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। MR इज लेस देन AR। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्य विभेद यानी कि प्रिंस डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत किस बाजार संरचना से संबंधित है। तो मूल्य विभेद की जो का सिद्धांत जो है किस बाजार संरचना से संबंधित है। ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो मूल्य विभेद जो है, मूल्य विभेद का जो सिद्धांत है वो बाजार के संरचना से संबंधित है। किस बाजार संरचना से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो दोस्तों जो मूल्य विभेद का सिद्धांत है वो बाजार संरचना के एकाधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है दोस्तों वो कब हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है जब केवल एकाधिकार हो बाजार पे। अगर यहाँ पर प्रतियोगिता होगी तो एकदम से मूल्य विभेद नहीं देखने को मिलेगा, और मूल्य विभेद मिलेगा तो उसको मतलब बार बार चेंज करना मुश्किल है। तो इसलिए जो है तब कर सकते हैं जब एकाधिकार हो बाजार पर। ठीक है ना, कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो बाजार में केवल एक ही व्यक्ति को वहाँ मिलता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसमें दाम ऊपर नीचे कर सकता है, जहाँ कस्टमर उसी को खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाती है तो उसमें दोहरी गणना जो होती है उससे बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अंतिम वस्तु विधि, सीमांत विधि, गुणक विधि या त्वरण विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के जो विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है अंतिम वस्तु विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अंतिम वस्तु विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP का बाजार मूल्य से साधन लागत पर परिवर्तन करते समय क्या घटाया जाता है।
तो अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को एनएनपी का बाजार मूल्य से साधन लागत पर परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या घटाया जाता है? ऑप्शन है मूल्य ह्रास या अप्रत्यक्ष कर या सब्सिडी या निर्यात। तो इसमें जो घटाया जाता है दोस्तों वो घटाया जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, क्योंकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का बाजार मूल्य के से साधन लागत पर परिवर्तन करते समय उसमें से अप्रत्यक्ष कर को, जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लगा होता है, उसको हटा दिया जाता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यहाँ से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर का मतलब यहाँ पर सब्सिडी जो होती है उसको शुद्ध प्रत्यक्ष कर से अप्रत्यक्ष कर को हटाकर जो है इसको जो है चेंज किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीन्स के अनुसार प्रभावी मांग इफेक्टिव डिमांड्स किस बिंदु पर निर्धारित होती है? तो कीन्स के अनुसार जो प्रभावी मांग है दोस्तों वो किस बिंदु पर निर्धारित होती है? ऑप्शन है कुल मांग इक्वल टू कुल पूर्ति, कुल बचत इज इक्वल टू कुल निवेश, उपभोग इज इक्वल टू आय, सीमांत लागत इक्वल टू मूल्य। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, कीन्स के अनुसार जो प्रभावी मांग जो निर्धारित होती है वो किससे होती है? वो होती है कुल मांग बराबर कुल पूर्ति। किससे होती है? कुल मांग बराबर कुल पूर्ति। ठीक है, कुल मांग इक्वल टू कुल पूर्ति जो है इसमें कीन्स के अनुसार प्रभावी मांग का ये प्रमुख बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीन्स के उपभोग फलन के अनुसार आय बढ़ने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो कीन्स का उपभोग फलन के अनुसार यदि आय बढ़ी तो औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एपीसी सामान्यतः क्या हो जाती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, शून्य हो जाती है। तो दोस्तों जो एपीसी है वो क्या हो जाती है? वो घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुणक यानी कि मल्टीप्लायर का मान किससे विपरीत रूप से संबंधित होता है? तो मल्टीप्लायर का जो मान है वो किससे विपरीत रूप से संबंधित होता है? ऑप्शन है एमपीसी या एमपीएस या निवेश या आय। तो जो मल्टीप्लायर का मान है वो किसके विपरीत रूप से संबंधित होता है? तो ये होता है दोस्तों एमपीएस के विपरीत। किसके? एमपीएस के विपरीत मान से जो है गुणक जो मल्टीप्लायर का मान होता है वो एमपीएस के विपरीत रूप से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है? तो फिलिप्स वक्र जो है दोस्तों किसके बीच संबंध को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो संबंध को स्थापित करता है वो है फिलिप्स वक्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा की मांग का आधुनिक सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो जो मुद्रा की मांग का आधुनिक सिद्धांत है को किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? इरविंग फिशर, मिल्टन फ्रीडमैन, मार्शल या कीन्स। तो दोस्तों मुद्रा की मांग का जो आधुनिक सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है किसके द्वारा? ये दिया गया है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा जो है मुद्रा की मांग का आधुनिक सिद्धांत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, ISLM मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? तो ISLM इस्लाम इसको कह सकते हैं मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये जो किया गया था ये किया गया था JR हिक्स के द्वारा। तो इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं इस्लम इस्लम हिक्स। ठीक है, तो इस्लम हिक्स अगर ऐसे याद करोगे दोस्तों तो ये आपका याद हो जाएगा। ISLM ISLM मॉडल का जो प्रतिपादन किया था वो हिक्स ने किया था, JR हिक्स ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको इस्लम हिक्स इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वस्तु यानी पब्लिक गुड की प्रमुख विशेषता क्या है? जो सार्वजनिक वस्तु है दोस्तों, जो पब्लिक गुड्स होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? ये क्या होती है दोस्तों? ये गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्करणीय होती है। जो पब्लिक गुड्स होगा दोस्तों, पब्लिक वस्तु होएगी, एक तो वो प्रतिद्वंदी नहीं होएगी और साथ ही बहिष्करणीय भी
नहीं होगी। तो गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्करणीय होती है सार्वजनिक वस्तु, जिसका मतलब सामाजिकरण हो चुका होता है, जिस वस्तु का जो समाज में पूरी तरीके से पॉपुलर हो चुकी होती है, तो उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता और साथ ही वो बहिष्करणीय गैर बहिष्करणीय हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो भारत के अंतर्गत जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। 280 जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसी के अंतर्गत दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेरोड डोमर मॉडल किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो हेरोड डोमर मॉडल है, ये किससे रिलेट करता है? ये जो हेरोड डोमर मॉडल है दोस्तों, ये है आर्थिक विकास को लेकर, ठीक है। तो ये आर्थिक विकास से संबंधित ये मॉडल है और ये जो है हेरोड डोमर के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पर डिपेंडेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलो का विकास मॉडल किस तत्व पर विशेष बल देता है? तो जो सोलो का विकास मॉडल है दोस्तों, ये किस तत्व के पर विशेष बल देता है? जैसे तकनीकी प्रगति, केवल श्रम, केवल भूमि, केवल कर नीति। तो दोस्तों सोलो का जो विकास मॉडल है, वो जो विशेष तौर पर बल देता है, वो देता है तकनीकी प्रगति पर। किस पर बल देता है? तकनीकी प्रगति पर बल देता है सोलो का विकास मॉडल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI में निम्न में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक जो HDI है, उसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेशन है, वो उसके अंतर्गत कौन सा घटक शामिल नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय या मुद्रास्फीति दर। तो मानव विकास सूचकांक का जो जिसमें घटक शामिल नहीं है, वह है मुद्रास्फीति दर। ये जो है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाते का प्रमुख घटक कौन सा है? तो भुगतान संतुलन का जो चालू खाते का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन है वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार, या विदेशी ऋण, या विदेशी निवेश, या स्वर्ण भंडार। तो भुगतान संतुलन में चालू खाते का प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों? वह है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार दोस्तों, ये भुगतान संतुलन में चालू खाते का प्रमुख घटक होता है। अगला प्रश्न है, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993, 1994, 1995 या 1996। तो जो वर्ल्ड हेल्थ जो WTO है जो है दोस्तों, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1995 में। तो 1995 में दोस्तों WTO की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति LPG, ठीक है, का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में नई आर्थिक नीति का जो शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1991 में। 1991 में दोस्तों भारत में नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस वक्र का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बेरोजगारी, आय, असमानता, मुद्रास्फीति या गरीबी रेखा। तो लॉरेंस वक्र का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसके मापन में किया जाता है? ये किया जाता है आय असमानता के मापन में। किसके लिए? आय की असमानता को मापन के लिए लॉरेंस वक्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिनी गुणांक यानी कि गिनी कोफिशिएंट का मान पूर्ण समानता की स्थिति में कितना होता है? तो जो गिनी कोफिशिएंट होता है दोस्तों, इसका जो पूर्ण समानता की स्थिति में इसका मान होता है, वो होता है दोस्तों शून्य। कितना होता है? शून्य होता है गिनी कोफिशिएंट का मान।
वो ये कब होता है दोस्तों? जब पूर्ण समानता की स्थिति होती है, तब इसका मान जो है 0 हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, कल्याण अर्थशास्त्र का आधुनिक आधार किसने प्रस्तुत किया? तो कल्याण अर्थशास्त्र का जो आधुनिक आधार प्रस्तुत करने वाले थे, वो कौन थे? ऑप्शन है ए सी पिगू या विल्फ्रेडो पेरेटो या निकोलस काल्डोर या मार्शल। तो कल्याण अर्थशास्त्र का जो आधुनिक आधार जो प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था दोस्तों विल्फ्रेडो पेरेटो के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी है। अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने दी? तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने दी थी? जिसको अदृश्य हाथ कहा था, किसने कहा था? ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जे एस मिल या मार्शल। ठीक है दोस्तों, जो अदृश्य हाथ की बात कही गई थी, इनविजिबल हैंड की, यह अवधारणा जो प्रस्तुत की गई थी दोस्तों, ये की गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका से आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को अदृश्य हाथ की, इनविजिबल हैंड की अवधारणा इसके अंतर्गत दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये हमारी क्लास है। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपके जो आगामी पेपर हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और 3-3 घंटे के 2 पेपर होने वाले हैं, 150-150 अंक के। तो उसके अंतर्गत काफ़ी कुछ आपको एक टफ स्थिति देखने को मिलेगी, क्वेश्चनों का लेवल हाई मिलेगा। तो इसलिए इसी आधार पर हमने भी यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला रखी है। तो आप लगातार जुड़कर हमारी क्लासेस को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बरकरार रख सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर के 2025 पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्ता अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ये हमारी आज दूसरी क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम इसके लिए प्रैक्टिस सेट की लगातार क्लास आपको रेगुलर कराने वाले हैं, जब तक एग्ज़ाम चल होने की स्थिति तक। तो ये क्लासेस लगातार बनती रहें, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक ये क्लासेस लगातार पहुंच सकें। और साथ ही डेली हमारी क्लास को जो है आप ज़रूर देखें और अपने अपने प्रिपरेशन को भी ज़रूर चेक करते रहें। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना यानी कि डबल काउंटिंग की समस्या से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसमें अगर डबल काउंटिंग की समस्या से बचना है, तो कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ेगा? ऑप्शन है अंतिम वस्तु विधि, जनसंख्या विधि, मूल्य सूचकांक विधि या उपभोग विधि। तो दोस्तों इस जो डबल काउंटिंग होती है, दोहरी गणना, इससे बचने के इस समस्या से बचने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है, वो की जाती है अंतिम वस्तु विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अंतिम वस्तु विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे डबल काउंटिंग की समस्या से बचा जा सके। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि एम पी सी इज इक्वल टू 0.75, तो निवेश गुणक का मान कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कि एम पी सी की जो वैल्यू दी गई है 0.75 दी गई है, तो निवेश गुणक यानी मल्टीप्लायर का मान कितना होगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो गुणक होता है, निवेश गुणक जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1। जो गुणक की जो वैल्यू होती है, वो होती है दोस्तों 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है और के इज इक्वल टू हो जाता है 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, ये हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा, कोफिशिएंट जिसको बोल सकते हैं,
तो ये 1 अपॉन आपका 1 माइनस 0.75, ठीक है? तो 0.75 हो जाएगा। तो अगर 1 में से जो है 0.75 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? 0.25 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा? 0.25 बचेगा। अब 0.25 अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और 100 अपॉन हो जाएगा 25। तो 100 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 की टेबल 100 में कितनी बार जाएगी? 4 बार। तो दोस्तों यहाँ पर के की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, तो MPC 0.75 है, तो निवेश गुणक का मान जो आएगा वो आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो अगर मुद्रास्फीति होती है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक हानि किसे होती है? ऑप्शन है स्थिर आय प्राप्त करने वालों को, व्यापारियों को, ऋणी को, या शेयर निवेशकों को। तो मुद्रास्फीति के दौरान जो सबसे अधिक हानि होती है दोस्तों, वो होती है स्थिर आय प्राप्त करने वालों को सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ISLM मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो ISLM मॉडल का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों, वो किया था JR हिक्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होने पर कुल उपयोगिता में क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाए तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है दोस्तों? कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है। यदि मार्जिनल जो यूटिलिटी है अगर वो शून्य हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो कुल उपयोगिता होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, यानी कि अधिकतम होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म को प्राप्त होता है। तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो फर्म को दीर्घकाल में क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, हानि, या एकाधिकार लाभ। तो अगर प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो ऐसी स्थिति में दीर्घकाल में जो फर्म को प्राप्त होगा दोस्तों, वो होगा सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मांग की मूल्य लोच का मापन किसने किया था? तो मांग की जो मूल्य लोच का मापन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? मार्शल ने दोस्तों मांग की मूल्य लोच का मापन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि मांग की मूल्य लोच का जो मापन किया गया था वो मार्शल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो भारत के अंतर्गत जो मौद्रिक नीति का संचालन करता है वो कौन करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, RBI, नीति आयोग, या सेबी। तो दोस्तों भारत में जो मौद्रिक नीति का संचालन करता है वो करता है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो RBI के द्वारा मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्राउडिंग आउट प्रभाव यानी कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट किससे संबंधित है? तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है राजकोषीय नीति, व्यापार नीति, जनसंख्या नीति, या औद्योगिक नीति। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है दोस्तों वो डिपेंड करता है किस पर? राजकोषीय नीति पर आधारित है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, उपभोक्ता संतुलन की उदासीनता वक्र पद्धति किसने विकसित की थी? तो उपभोक्ता संतुलन की जो उदासीनता वक्र पद्धति है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन है मार्शल, हिक्स, या एलन, या एडम स्मिथ, या पीगू। तो जो उपभोक्ता संतुलन की उदासीनता वक्र पद्धति है वो जो डेवलप की गई थी दोस्तों, वो की गई थी हिक्स एवं एलन के द्वारा। तो हिक्स, एलन और हिक्स ने मिलकर जो है दोस्तों ये संयुक्त उपभोक्ता संतुलन की उदासीनता वक्र पद्धति को विकसित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मापन में होता है? तो लॉरेंज वक्र जो है वो किसके मापन में इसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बेरोजगारी, आय असमानता, मुद्रास्फीति, या गरीबी रेखा। तो लॉरेंज वक्र का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है आय असमानता के मापन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत लॉरेंज वक्र का उपयोग
आय के असमानता को मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र संबंध स्थापित करता है। तो जो फिलिप्स वक्र है वो किस में संबंध स्थापित करता है दोस्तों? ये करता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के रिलेशन को जो रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है फिलिप्स वक्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों वो 1 जुलाई 2017 से भारत के अंतर्गत जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको जरूर याद रखें दोस्तों, जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जो HDI है दोस्तों किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है IMF या UNDP या विश्व बैंक या WTO। तो मानव विकास सूचकांक जो HDI है वो जो प्रकाशित किया जाता है दोस्तों किया जाता है UNDP के द्वारा। UNDP के द्वारा दोस्तों मानव विकास सूचकांक एसडीआई जो है प्रकाशित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस बाजार में एक ही विक्रेता होता है? तो कौन सा बाजार है जिसमें एक ही विक्रेता होता है? तो ऐसे बाजार को कहते हैं एकाधिकार बाजार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एकाधिकार के अंतर्गत दोस्तों केवल एक ही विक्रेता होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो भारत के अंतर्गत योजना आयोग का जो स्थान लिया गया है दोस्तों किसके द्वारा? योजना आयोग का नाम बदलकर दोस्तों रखा गया है नीति आयोग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत में योजना आयोग को बदलकर क्या नाम दिया गया? नीति आयोग दे दिया गया, और ये 2015 में हुआ था इसका नाम परिवर्तन दोस्तों। ठीक है, तो 2015 में नीति आयोग रखा गया था योजना आयोग का नाम बदलकर। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, यदि मांग की आय लोच ऋणात्मक हो तो वस्तु कैसी कहलाती है? तो अगर मांग की आय लोच अगर ऋणात्मक हो तो वस्तु कहलाती है हीन वस्तु। कैसी वस्तु कहलाती है? हीन वस्तु कहलाती है दोस्तों। यदि मांग की आय लोच ऋणात्मक हो तो वस्तु को हीन वस्तु कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अदृश्य हाथ यानी कि इनविजिबल हैंड का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है एडम स्मिथ, कीन्स, रिकार्डो या माल्थस। तो अदृश्य हाथ यानी कि इनविजिबल हैंड का जो सिद्धांत दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? ऑप्शन है सरकार के बजट से, बैंकिंग प्रणाली से, विदेशी व्यापार से या शेयर बाजार से। तो राजकोषीय घाटा जो है वो रिलेट किससे करता है? वो करता है सरकार के बजट से संबंधित है राजकोषीय घाटा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सरकार के बजट पर डिपेंड करता है कि टोटल राजकोषीय घाटा कितना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसके पास है? तो भारत में जो मुद्रा जारी की जाती है दोस्तों वो एकमात्र अधिकार किससे प्राप्त है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को दोस्तों ये एकाधिकार प्राप्त है कि वो भारत के अंतर्गत मुद्रा जारी कर सके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीमांत लागत वक्र यानी कि एमसी कर्व जो है औसत लागत वक्र को कहाँ काटता है? तो जो एमसी वक्र है दोस्तों, एमसी कर्व है वो औसत लागत वक्र यानी कि एसी कर्व को कहाँ काटता है? तो ऑप्शन है न्यूनतम बिंदु पर, अधिकतम बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर या कहीं नहीं। तो दोस्तों जो सीमांत लागत वक्र है जो एमसी कर्व है वो औसत लागत वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम पॉइंट पर इसको जो है इंटरसेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक विश्वसनीय माप माना जाता है
तो राष्ट्रीय आय का जो सर्वाधिक विश्वसनीय माप माना जाता है वो कौन-सा है? ऑप्शन है जीडीपी या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीएनपी या व्यक्तिगत आय। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय आय का जो सबसे अधिक विश्वसनीय माप माना जाता है वो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है? तो ये राष्ट्रीय आय का सबसे सर्वाधिक विश्वसनीय माप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की बेरोजगारी विकसित देशों में अधिक पाई जाती है? तो कौन सी बेरोजगारी ऐसी है जो विकसित देशों में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है मौसमी, प्रच्छन्न, चक्रीय या खुली। तो किस प्रकार की बेरोजगारी विकसित देशों में सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी दोस्तों ये विकसित देशों में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी का आकलन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? तो भारत के अंतर्गत जो गरीबी का आकलन मुख्यतः किस आधार पर होता है? जैसे आय या उपभोग, धर्म, शिक्षा या भाषा। तो भारत के अंतर्गत जो गरीबी का आकलन किया जाता है वो उसका जो मुख्य बेस होता है दोस्तों वो होता है आय और उपभोग। ठीक है? कितनी आय है और कितना वो खर्च हो रहा है, तो इसके आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मांग वक्र सामान्यतः कैसा होता है? तो मांग वक्र जो है सामान्यतः कैसा होता है? जैसे ऊपर की ओर ढलान वाला या नीचे की ओर ढलान वाला है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। तो बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। जो मांग वक्र होता है वो हमेशा नीचे की ओर ढलान वाला होता है। इसको आप याद रखेंगे कि मांग वक्र जो होगा वो क्या होगा? हमेशा नीचे की ओर ढलान वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है यदि एम पी सी इज इक्वल टू 0.8 तो एम पी एस कितना होगा? तो एम पी एस जो होता है दोस्तों, एम पी एस इज इक्वल टू होता है 1 - एम पी सी। ठीक है? एम पी एस कितना होता है? 1 - एम पी सी होता है। तो 1 - एम पी सी की वैल्यू हो गई 0.8। तो अगर हम इसको माइनस कर दें दोस्तों कितना आएगा? 0.2 आएगा। ठीक है? तो एम पी एस की जो वैल्यू होगी दोस्तों कितनी होगी? 0.2 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन है 1991, 1995, 2000 या 1985। तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1995। 1995 में दोस्तों डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है मुद्रा की तरलता यानी कि लिक्विडिटी सबसे अधिक किसमें होती है? तो मुद्रा की तरलता सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन है शेयर में या नकद मुद्रा में या भूमि में या सोना में। तो जो मुद्रा की तरलता होती है दोस्तों सबसे अधिक होती है, लिक्विडिटी जो होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? नकद मुद्रा में। नकद मुद्रा दोस्तों ये एक लिक्विडिटी जो है पाई जाती है इसमें। तो मुद्रा की तरलता सबसे अधिक किसमें होती है? नकद मुद्रा में। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो आर्थिक नियोजन हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1951 या 1952 में। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था वो था 1951 में, यानी कि 1951 में दोस्तों भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सापेक्ष आय परिकल्पना यानी कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो जो सापेक्ष आय की परिकल्पना दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है ड्यूसेनवेरी या कीन्स या फिशर या फ्राइड्समैन। तो दोस्तों ये जो सापेक्ष आय परिकल्पना दी थी यानी कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था वो दिया गया था ड्यूसेनवेरी के द्वारा। तो ड्यूसेनवेरी का जो है अर्थशास्त्र में योगदान है कि उन्होंने सापेक्ष आय परिकल्पना का सिद्धांत दिया था। तो
इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमसीपी, ठीक है, एमसीपी 0.60 तथा स्वायत्त निवेश में 500 करोड़ की वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में कुल वृद्धि कितनी होगी? तो दोस्तों अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस एम पी सी आपका फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.6। ठीक है, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आता है दोस्तों यहाँ पे? तो अगर इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1/0.6 माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा, और 0.4 का पॉइंट हटाएंगे तो 10/4 हो जाएगा, और 10/4 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2.5 को दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो है हमारा ये किसके इक्वल है, ये गुणांक है, ठीक है, के की वैल्यू है। तो ये स्वायत्त निवेश में 500 करोड़ की वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में कुल वृद्धि कितनी होगी? अब हमको राष्ट्रीय आय में कुल वृद्धि निकालनी है दोस्तों, कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी वो के इंटू जितना निवेश किया गया है। तो 500 का निवेश किया गया है तो 2.5 इंटू 500 ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0, 0, 5 5 जा 25, और 5 2 जा 10, और 1 2 12। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पाएगा, इस प्रकार से आएगा दोस्तों। ठीक है, पहले डिजिट के बाद आता है। तो यहाँ पर आपका जो है 1250 हो जाएगा। तो 1250 क्या आ जाएगा, करोड़, क्योंकि इसमें भी करोड़ में दिया था, तो यहाँ पर भी जो है 1250 करोड़ आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1250 ये। तो इस तरीके से निकालते हैं, 1/1 माइनस एम पी सी होता है, पहले के निकालते हैं, गुणांक निकालते हैं, और उसके बाद जो है उसका जितनी वृद्धि हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आसानी से आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रिसाव नहीं माना जाता? कौन सा ऐसा है जिसको लीकेज नहीं माना जाता? ऑप्शन है बचत, कर, या आयात, या निवेश। तो इनमें से किसको रिसाव नहीं माना जाता, लीकेज नहीं माना जाता है? तो वह है दोस्तों निवेश। तो निवेश को जो है अगर कहीं पे निवेश किया, इन्वेस्ट किया है, तो इसको लीकेज नहीं माना जाता, इसको रिसाव नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिकार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? तो रिकार्डो के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है वो क्या है? पूर्ण लागत लाभ, या तुलनात्मक लागत लाभ, या अवसर लागत लाभ, या कारक संपदा। तो रिकार्डो के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है वो क्या है? वह है दोस्तों तुलनात्मक लागत लाभ। तुलनात्मक लागत लाभ जो होता है दोस्तों, वो रिकार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आधार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक लागत लाभ जो है ये रिकार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का उपकरण कौन सा नहीं है? जैसे बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, या खुला बाजार परिचालन ओएमओ, या सार्वजनिक व्यय। तो कौन सा इसमें मौद्रिक नीति या इनकी मॉनेटरी पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो ये अगर देखें तो तीन तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के हैं, जैसे बैंक दर है, ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात जो सीआरआर होता है वो भी एक मौद्रिक पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करें खुला बाजार परिचालन जो ओएमओ होता है, ये भी जो है आपका एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। तो जो सार्वजनिक व्यय है दोस्तों, यही इसका जो है उपकरण नहीं है मौद्रिक नीति का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनके में से कौन सा कथन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की आवश्यक शर्त नहीं है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की आवश्यक शर्त कौन सी नहीं है? ऑप्शन है उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहे, ये वस्तु की इकाइयां समान हो, उपभोक्ता की आय बदलती रहे, या उपभोग निरंतर हो।
तो यहाँ पर अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की आवश्यक शर्त कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है उपभोक्ता की आय बदलती रहे। ये जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की आवश्यक शर्त नहीं है। बाकी उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहे ये भी है, वस्तु की इकाइयाँ समान हो ये भी है, उपभोग निरंतर हो ये भी इसकी आवश्यक शर्त के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है रॉन्ग आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष है, यानी कि कौन सा कर ऐसा है जो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है जीएसटी, सीमा शुल्क, आयकर या उत्पादन शुल्क। तो दोस्तों इसमें जो आयकर होता है ये वास्तविक तौर पर जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो सीधे सीधे लगाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार के ना तो मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको नहीं लिया जाता है, इसको डायरेक्ट रूप में लिया जाता है। आयकर यानी कि फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी इनकम होएगी तो इससे ऊपर होने पर इनकम टैक्स लिया जाएगा, तो वो इसको डायरेक्ट कर कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी और आप इसके जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपको लगातार क्लासेस अपने माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बने रहें चैनल पे और साथ ही जो अभ्यर्थी जो है अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दें, अर्थशास्त्र वाले साथियों को जो अभ्यर्थी हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।